आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से GHQ, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और रेंजर्स के लिए क्या पैगाम जारी किया है, इसका हाल अहवाल रखेंगे आज के इस नशिस्त में। और तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है, रोक सको तो रोक लो, ये इमरान खान का पैगाम है। जेल से ये जलसा कहाँ होगा, इसका भी एक जायजा आपके सामने रखेंगे। और राय साहब, यास्मीन राशि साहिबा को शौकत खानम हस्पताल इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है और वहाँ से क्या खबर आ रही है, इस पर भी अपडेट करेंगे अपने नाजरीन को। लेकिन राय साहब, जो सबसे आम खबर है GHQ के हवाले से, और इमरान खान ने GHQ के हवाले से क्या बयान दिया। खान साहब ये कहते हैं कि GHQ के हवाले से मीडिया में इस बात को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने GHQ के सामने एहतजाज का एतराफ़ कर लिया और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मैंने कोई नई बात कर दी। हकीकत यह है कि पहले दिन से यही बात कर रहा हूं और कम से कम 3 व्लॉग्स में वजाहत कर दी कि मेरे घर पर रेंजर्स ने तोड़फोड़ की और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रेंजर्स और एजेंसियों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने मुझे उठाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। तो हमने फैसला किया था कि एहतजाज उसी के सामने किया जाए जो ये सब कुछ करवा रहा है। तो कंटोनमेंट एरियाज और GHQ के सामने एहतजाज का फैसला था, लेकिन एहतजाज करने वालों के बहरूप में बंदे आए और उन्होंने तोड़फोड़ की और फिर हमें फंसाने के लिए हम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसलिए इन हंगामों की CCTV फुटेज को गायब कर दिया गया ताकि हकीकी मुलजिमों की निशानदेही ना हो सके। 5 अगस्त को KPK और पंजाब के बॉर्डर पर जलसा करेंगे, जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शिरकत करें। और सवाबी में जलसे का फैसला इसलिए किया कि मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि कोई इंतशार ना हो। सवाबी में जलसा करके दिखाएंगे कि मुल्क में किसकी हुकूमत है और किसकी पार्टी है। फौज पाकिस्तान की है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं। फौज अगर फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ी होगी तो उसकी साख मुतासिर होगी। फौज का फॉर्म 47 वालों के साथ खड़ा होना मुल्क, मईशत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, खुदा का वास्ता अवाम की आवाज़ को डिजिटल दहशतगर्दी से ना जोड़े। किसी भी इदारे पर तनकीद नहीं होगी तो इदारा तबाह हो जाएगा। इदारों पर तनकीद होनी चाहिए। और ऐसा जो एक और बात कही है इमरान खान की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि हम रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि दायर करने जा रहे हैं। मैं खुद रेंजर्स के खिलाफ केस कर रहा हूँ और किस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया, किसने रेंजर्स को ऑर्डर दिया कि मुझे गिरफ्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया। और बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने आज अदालत में राय ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, तोशाखाना से उनका कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो इस केस के अंदर यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो तोशाखाना का अगर केस बनाना था तो मुझ पे बनाते। बुशरा बीबी का इस केस से क्या ताल्लुक है। वहाँ पर तल्ख कलामी भी हुई जज के साथ और प्रोसिक्यूटर साहब के साथ। बाद में मामले को रोका गया, यानी समाअत को रोका गया और फिर बाद में समाअत दोबारा शुरू हुई। रासाब, जो सबसे अहम बात है, मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को देख रहा था और इसके अंदर जो खबरें रिपोर्ट होती हैं वो हैरानकुन हैं, क्योंकि खान साहब ने ये कहा कि नैब वाले ज़मीर फरोश हैं। इमरान खान नैब प्रोसिक्यूटर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ, ये रिपोर्ट हुआ है। मुजफ्फर अब्बासी साहब तोशाखाना के अंदर जो बातें उन्होंने कही, और शायद ये किसी के मतलब की बात थी इसलिए कही गई, और तल्ख कलामी का जिक्र भी आया। अब जो एक चीज़ इमरान खान से मंसूब करके मीडिया पे पेश की जा रही है कि GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता है। अच्छा, अब इस जुमले को भी अगर आप गौर से सुने तो और इसको समझने की कोशिश करें कि इसका कोई मतलब नहीं है और ये इमरान खान के साथ मंसूब की गई। अच्छा, अब खान साहब ने ना बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं ऐसा जो उनसे मंसूब करके पेश किए गए और बाद में इमरान खान को बताना पड़ा कि भाई मैंने ये बात नहीं की, और जो खबर आप तक पहुंची, अच्छा ये सिर्फ सहाफ़ियों को हम सिंगल आउट नहीं कर रहे, इसमें तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की स्टेटमेंट्स भी इमरान खान ने उनको ठीक करवाया। यानी उनका कहने का ये मतलब नहीं था जिस तरह से इमरान खान की गुफ्तगू को बाहर भेजा जाता है
और लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप है, और इमरान खान जब खुद से आकर ये बातें नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि जियो ने सर इसको रिपोर्ट किन अल्फाज में किया है, मुझे थोड़ी सी इस हवाले से हैरानगी भी हुई। जियो लिखता है कि बानी पीटीआई ने न्यूट्रल जानवर होता है के बयान पर नया मौक़िफ़ अपना लिया और कहा कि न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। मेरा मतलब ये था कि फौज गैर जानिबदार है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट जिस तरह से उसको तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, इसकी तो जुमले की अपनी कोई हैसियत ही ना, स्ट्रक्चर है ना, समझ से बालातर है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं जिसने इसको रिपोर्ट किया है। आपको लगता है कि इमरान खान की गुफ्तगू को हट के पेश किया जाता है पाकिस्तान की अदालतों में, जो इस वक्त खान साहब की अदालत जेल में लगी हुई हैं, और फिर बाहर आकर सहाफ़ी कुछ और बात करते हैं? देखें हाशमी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, और जो खबर आपने पढ़ी, इस खबर के अंदर भी दो अहम खबरें और दो बड़े हसास नुकात छुपे हैं। ये दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो GHQ पर एहतजाज के हवाले से जो एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये एतराफ़ कर लिया कि GHQ पर एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब पर GHQ हमला केस और इसी तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज हुआ था, तो इस हवाले से भी केसेस भी बनने चाहिए। और इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत के जो 4-5 नाम नहाद लीडर हैं, वो ये भी बयानात दे रहे हैं कि इमरान खान साहब पर अब तो फौजी अदालत में केस चलना चाहिए और इमरान खान साहब को फौजी तहवील में देना चाहिए। अब इसके अंदर एक बहुत अहम खबर ही है कि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में, एक कौमी अखबार में एक खबर शाया हुई इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, फौजी क़यादत के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक। और इस खबर के जो दो नुकात हैं जो कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं, उसमें ये मैसेज दिया गया इस्टेब्लिशमेंट का इस खबर की सूरत में इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, जैसा कि अब जो उन्होंने ताज़ा तरीन गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ़ौज को गैर जानिबदार होना चाहिए और फौजी क़यादत अगर फार्म 47 वाली पार्टी के साथ और उन पार्टियों के साथ खड़ी होगी तो फौजी क़यादत और फौज की साख मुतासिर होगी। या इमरान खान साहब जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जंगल के बादशाह की हदायत पर ISI जो है ये बुशरा बीबी साहिबा और मेरे खिलाफ मुकदमात बना रही है और PTI के सोशल मीडिया के कारकुनों को अगवा किया जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं फर्द वाहिद की लाकानूनियत को नहीं मानूंगा और मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा इस लाकानूनियत का। तो इस खबर में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब थोड़ी सी एहतियात करें अल्फाज के चुनाव में, अगर इमरान खान साहब फौजी क़यादत के मुतल्लिक यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर फौजी क़यादत उनके मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुकदमात बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का जो लूटा हुआ मैंडेट है ये बहुत जल्दी इमरान खान साहब को वापस मिल सकता है। और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा खला इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है, ये खला भी बहुत तेज़ी के साथ पुर हो सकता है। और इतनी तेज़ी के साथ ये खला पुर हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए इमरान खान साहब का ये जो मूव है ये उनकी सियासत के लिए तबाहकुन साबित होगा और ये हुकूमत जो है इसके नतीजे में रुखसत भी हो सकती है। यानी इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम जो है वो इस खबर के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया कि वो फौजी क़यादत की मौजूदा शख्सियात और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी मौजूदा शख्सियात के खिलाफ इतने सख्त किस्म के बयानात ना दें, जो कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मीडिया टॉक में इमरान खान साहब ने ये बात दोहराई। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एक और वीडियो भी वायरल हुई है नजम सेठी साहब की, और उसमें उन्होंने ये जो अखबार की खबर है इसी तरह का एक इंकशाफ किया और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत PTI को उसका जो लूटा हुआ मैंडेट है ये वापस करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब को
मेरिट के ऊपर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी तैयार है। यानी 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो इमरान खान साहब ने जीता, तो खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए भी तैयार है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी कुछ शराइत जो है वो इमरान खान साहब के सामने रख चुकी है, और इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है जिनमें इमरान खान साहब से कुछ ऐसी गारंटीज मांगी गई हैं जिनके मुतालिक इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर मैं ये गारंटीज मान लूं तो फिर जो नजरिया मैंने दिया था ये प्रॉबली उस नजरिए की किसी हद तक जो है ये एक तरह से नफी होगी। तो इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की शराइत नहीं मान रहे, और इसको महमूद खान अचकजई के बयान के साथ मिला के पढ़ लें। और इसी तरह जनरल लोधी जो फार्मूला लेके आए थे कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात के मुतालिक एक हल्की फुल्की सी वजाहत कर दें तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं ये इनकी दूरियां खत्म हो जाएंगी। तो ये भी असल में इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम था इमरान खान साहब के लिए कि एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है। ISI के किरदार पर अदालतों के जज साहिबान जो है ये मुसलसल सवालात उठा रहे हैं। इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं, और इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि 2024 का जो इलेक्शन रिग किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। तो इसलिए हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट बार बार मुख्तलिफ जराए से ये फार्मूला जो है ये इमरान खान साहब के लिए सुलह सफाई का सामने लेके आई है। अब इस पूरी सिचुएशन में GHQ पर एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ नया बयानिया बनाना और इस बयानिए की बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ नए केसेस बनाना, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की शराइत मानने से इनकार कर दिया है, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब का केस फौजी अदालत में चलेगा या GHQ हमला केस में इमरान खान साहब पर ये एक नया मुकदमा बना के इमरान खान साहब को बहुत अरसे के लिए जेल में डाल देंगे, तो शायद इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की पेश करदा जो शराइत हैं इनमें से कुछ शराइत को शायद इमरान खान साहब तस्लीम कर लें। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं और उनकी पार्टी फौजी क़यादत को ये मस्बत पैगाम तो पहुंचा चुकी है कि इस वक्त शरीफ खानदान ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात यानी PTI और फौज जो है ये आमने सामने रहें ताकि इनकी जाली हुकूमत कायम रहे, और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये सोचती रहे कि PTI तो हमारे खिलाफ है, तो हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम हर सूरत में नून लीग की इस हुकूमत को कायम रखें और नून लीग को सपोर्ट करते रहें। तो ये जो साजिश है इसको नाकाम बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पेश करदा मसालती फार्मूले के जवाब में इमरान खान साहब ने जो एक आप कह लें पॉजिटिव जेस्चर जो है वो उमर अयूब के थ्रू और असद कैसर के थ्रू जो है ये कन्वे किया था एस्टैब्लिशमेंट को। लेकिन अब चूंकि दूसरी जानिब नून लीग ने अपनी साजिशें भी तेज कर दी हैं, इसलिए इमरान खान साहब को ये बावर करवाना पड़ा है जो कुछ लोग बयानिया बना रहे थे कि इमरान खान साहब अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा दोबारा से सख्त अपना स्टैंस अपनाते हुए ये बताया है कि मुज़ाकरात करना उनकी मजबूरी नहीं है। उन्होंने ये भी बावर करवाया कि मुज़ाकरात करना जो है ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मईशत और रियासत को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात करना बहुत ज़रूरी है, और ये मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब इमरान खान साहब की पेश करदा जो शराइत हैं इनको पूरा किया जाए, यानी मैंडेट वापस किया जाए, PTI की रहनुमाओं कारकुनों पर मुकदमात खत्म किए जाएं, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर भी ये मुकदमात जो हैं ये खत्म किए जाएं। अब अगर कोई ये सोचता है कि GHQ पर एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब के किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई नया मुकदमा बन जाएगा और अदालतें बहुत अरसे तक इमरान खान साहब को उस केस में बहुत अरसे तक अंदर रख सकेंगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये प्लान जरूर बना हुआ है कि इमरान खान साहब को अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत मान के इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं होते तो उस सूरत में फिर इमरान खान साहब को कुछ मजीद अरसा तक जेल में रखा जाए। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है जेल में है और बाकी जो पीटीआई की क़यादत है उसने फैसले करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म की सिग्नलिंग हुई है या जो मैसेजिंग हुई है दोनों तरफ मुबैना तौर पर, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आर्मी चीफ को एक पैगाम पहुंचाया, तो इस पूरी सूरत हाल में ये पॉजिटिव मैसेजिंग तो जारी रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़े एहतजाज के मुतल्लिक और एक नए मूव के लिए भी पीटीआई को तैयार रहना चाहिए, जो हम इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। अच्छा राज साहब, ये जो 5 अगस्त का जो जलसा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने इसलिए भी जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पावर शो करनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पावर को दिखाने के लिए दुनिया को और ख़ासतौर पे हुकूमत वक्त को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पिछले 1.5 बरस से किसी जलसे की इजाज़त पंजाब में नहीं मिली। और इमरान खान की जो लास्ट गुफ्तगू हुई है बैरिस्टर गौहर से, तो उन्होंने और खान साहब ने ख़ुद भी ये कहा कि ये जो जलसा है इसे इजाज़त के बगैर जो है वो आपने किसी सूरत भी नहीं करना, इजाज़त लेके करना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से इसे मशरूत किया गया था। अब इस जलसे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में करने जा रही है और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि आज भी पीटीआई के एमएनएस और इत्तेहादियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। ये कैंप बानी पीटीआई की रिहाई तक जो है वो जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सारे केसेस ख़त्म होंगे। और जलसे के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमारे वर्कर सपोर्टर्स को उठाया जा रहा है। 5 तारीख को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। कल कौमी असम्बली के इजलास में अगर जजेस के खिलाफ कोई करारदाद आती है तो हम इसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जो है उनकी तरफ से कहा गया कि हमें खान साहब ने ये कहा है कि सियासी तौर पर आपको थोड़ा टून डाउन करना होगा, यानी खामोशी इख्तियार करनी होगी और एग्रेसिव जो जुमले हैं वो आपने नहीं कहने। और ऑब्वियसली और फिर उसके बाद राय साहब, ये दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस वक्त एक महाज क्रिएट किया जा रहा है 9 मई को लेकर और दीगर बयान, क्योंकि आज भी जो एहसन इकबाल साहब हैं वो ये कह रहे थे कि ऐसे जुमले तो रॉ और ऐसी कैंपेन तो रॉ ने कभी नहीं की जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तोशाखाना बोगस केस है। तोशाखाना केस में चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है। अलीमा खान ने भी राय साहब इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी है, हमारा आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। एक केस जिसमें सजा हो गई, आप इसी केस की दोबारा प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत गैर कानूनी काम कर रही है। जो केस इमरान खान और बुशरा बीबी पर बनाया असल में वो उन पर होना चाहिए। डील की बात पर वो ये कहते हैं कि इमरान खान किसी सूरत कोई डील नहीं करेंगे और ये उनको जेल से नहीं निकालेंगे। वक्त आ गया है कि हर गैर कानूनी काम के सामने खड़ा हुआ जाए। राय साहब, वैसे आज इजलास भी हो रहा है कौमी असम्बली का और कहा यह जा रहा है कि एक तो खुद नोटिस का जो इख्तियार है 184 का, उसके हवाले से तरमीम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती 177, हाई कोर्ट जजेस की तैनाती 193 और फिर आइन में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। वैसे 2/3 मेजॉरिटी यानी सहूलत तो इनके पास ये मौसर नहीं है, लेकिन ये कोशिश करने जा रहे हैं। राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है तौहीन अदालत की आमिर मुगल साहब की तरफ से। और अगर आपको याद हो तो जो एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के, उन्होंने कह दिया था कि मैडम हमने इजाज़त हुकूमत ने इनको नहीं देनी, अदालत जो फैसला करना चाहती है वो करते। सर उन्होंने फैसला किया, दरख्वास्त लगनी चाहिए थी कल, लेकिन कोई फैसला नहीं आया अदालत की तरफ से। तो अदालतें ने भी, जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, राय साहब हाथ खड़े कर दिए कि वो इस हुकूमत से नहीं लड़ सकते या फिर अभी पिक्चर बाकी है, कोई ना कोई सख्त फैसला आएगा तो इन्हें अदालत की कार्रवाई में पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने ये फैसला क्यों नहीं माना और क्यों इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं थी। देखिए आशफिक साहब, एक तो इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो असम्बली में होने जा रहा है इसके पीछे भी 2 बड़ी अहम खबरें हैं। ये जो असम्बली में अब एक नया मूव किया गया है इस कठपुतली हुकूमत की जानिब से, एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई को फुल कोर्ट यानी 13 जज साहिबान में से 8 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले के तहत 78 नशिस्तें अलॉट की गई और उसके बाद एक आइनी तरमीम का रास्ता रुक गया जिसके ज़रिए जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन की जानी चाहिए थी, की जाने का प्लान था और उसके बाद
ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से फौजी एक्सटेंशंस भी रुक जाएंगी, क्योंकि हमने कुछ फौजी एक्सटेंशंस भी प्लान कर रखी थी और उससे बहुत से हल्कों ने यह तासुर लिया कि प्रॉबली वो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन की जानिब इशारा कर रहे थे। ये कुछ हल्कों का तासुर था। अब इसके अंदर ये जो असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर मूव करने जा रहे हैं, इसका एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि आपको, मुझे और शायद हमारे कुछ व्यूअर्स को याद हो कि जस्टिस फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का जो नोटिफिकेशन है, ये जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट से 3 माह पहले जारी कर दिया गया। 3 माह पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन को जारी करने का असल मकसद ये था कि जस्टिस बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस जो भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पर, वो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए और बाकी जज साहिबान जस्टिस फायज ईसा की तरफ देखें कि वो अब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो जस्टिस फायज ईसा की पॉलिसीज को टो करें। और जस्टिस फायज ईसा जो कि उस वक्त भी पीडीएम के एक आलाकार और एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, तो उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जारी करके बहुत से हल्कों को उस कठपुतली हुकूमत ने हैरान परेशान कर दिया था। लेकिन जब इस पर सवालात उठाए गए तो यह कहा गया कि यह एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए 3 माह पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर उसको एक मिसाल माना जाए, एक नज़ीर मानी जाए या एक नीम अदालती नज़ीर माना जाए, तो जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट में भी अब 3 माह से कम अरसा रह गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा, और जस्टिस मंसूर अली शाह के तैनाती के मुतल्लिक अभी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे और उनके टेन्योर के मुतल्लिक भी कि इस डेट से लेके इस डेट तक वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात होंगे। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसलिए हमारी इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में भी जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन को लेके बड़ा इस्तराब है, क्योंकि ये सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह इससे अफेक्ट नहीं होंगे। इसके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनमें से कई चीफ जस्टिस तो ऐसे होंगे जो चीफ जस्टिस बन ही नहीं पाएंगे, यानी उनका चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तराब है। और दूसरा, जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक आगे पीछे से ये स्टोरीज तो लॉन्च करवाई जा रही हैं कि जस्टिस फायज ईसा ने किसी निजी महफिल में कोई वजीर कानून को कहा कि मैं कोई एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखता। तो जस्टिस फायज ईसा इसको ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लेके आते? जस्टिस फायज ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो हर दूसरे दिन ये खत लिखते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, फिर कुछ सहाफियों को ये लीक करते थे वो खत। इसी तरह जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस चलाने के लिए भी एक खत लिखा था। लेकिन अभी वो एक खत लिखते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, या फिर वो एक एलामिया जारी कर दें सुप्रीम कोर्ट के फोरम से कि ये जो मेरे एक्सटेंशन के मुतल्लिक अफवाहें हैं, ये कभी भी मैं एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये गैर आईनी और गैर कानूनी अमल होगा और इससे सुप्रीम कोर्ट का सारा कानूनी निजाम धर्म भरम हो जाएगा और बाकी जज साहिबान जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे आने वाले दिनों में, उनका हक मारा जाएगा। लेकिन आपने देखा है कि किसी अदालती कार्रवाई के दौरान भी, रिमार्क्स की हद तक भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि देखें मेरे मुतल्लिक ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि मैं एक्सटेंशन ले रहा हूं, मेरा कतन कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का। तो इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए एक और मूव किया जा रहा है और इसमें पीटीआई को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। एक तो पीटीआई के जो अरकान कौमी असेंबली हैं, ये हुकूमत जो है ये अपनी वारदातों के लिए मशहूर है। हो सकता है कि ये किसी ऐसे दिन में आईनी तरमीम टेबल कर दे कि जिस दिन पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली ज्यादा तादाद में कौमी असेंबली में मौजूद ना हो, या फिर हम सबको पता है कि जैसे पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली को एफिडेविट देने से रोकने के लिए उनको अगवा भी किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया कि वो पीटीआई के साथ वाबस्तगी का एफिडेविट न दें। तो इस किस्म की कोशिशें भी हो सकती हैं और एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर ये किसी भी वक्त
जब ये देखें कि अच्छा पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो उस वक्त ये नाम नहाद जाली आईनी तरमीम के लिए ये उस वक्त एफर्ट कर सकते हैं, और इसके पीछे जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको सपोर्ट भी करेगी। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने इशारा दिया कि इस आईनी तरमीम का मकसद एक फौजी एक्सटेंशन भी करना है। एक तो इस मामले पर पीटीआई को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, और फौरी तौर पर पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है, जिसका जाहिर है कि हर कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, लेकिन इस स्पेसिफिक नुक्ते को देखने की जरूरत है। उसके बाद जो आपने कहा कि इमरान खान साहब और पीटीआई ने जलसे का फैसला किया है, और पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, बाकी तमाम जमातों को जलसों की इजाजत भी दी जा रही है। जमात इस्लामी का धरना भी चल रहा है, 87 टीवी चैनल जो हैं वो जमात इस्लामी का ये जो धरना है ये लाइव भी दिखा रहे हैं। तो एक तो इसकी जिम्मेदारी जो है ये बराह रास्त अदालतों पर आयद होती है, जो कि एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जिसके पीछे 87% से 90% तक अवाम खड़े हैं, उसको जलसे की इजाजत ना देकर उन 87 से 90% अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं उन बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में अदालतें नाकाम हैं। दूसरा, सवाबी में और केपी में पीटीआई की चूंकि अपनी हुकूमत भी है, तो इस बात का खदशा कब है कि वहां पे जिस किस्म का क्रैकडाउन यहां पे ये कर रहे हैं, अभी देखें पीटीआई के सोशल मीडिया के कई कारकुन इन्होंने अगवा किए हैं, तो एक आप कह लें कि पोटेंशली पूरी ताकत के साथ पीटीआई को जलसा करने का मौका मिलेगा, और उसका एक नेशनल लेवल पर इंपैक्ट इस तरह से आता है कि पीटीआई का जलसा मुल्क के किसी भी कोने में हो, किसी भी हिस्से में हो, तो सारे वीलॉग, सारी हेडलाइंस, सारा आपका ट्विटर, फेसबुक जो है उस पर सारी खबरें उसी जलसे के मुतल्लिक होती हैं। उसके बाद पीटीआई को इस्लामाबाद में भी एक बड़ा शो करना चाहिए, लेकिन अब वो टाइम भी आ गया है कि जहां पर अब पीटीआई को एक लॉन्ग मार्च प्लान करना चाहिए, एक मैसिव लॉन्ग मार्च, एक पुरम लॉन्ग मार्च, और अदालत इजाजत दे या ना दे, पहले तो अदालत से इजाजत मांगनी चाहिए, लेकिन अगर अदालत इजाजत ना दे तो तब भी अब ये लॉन्ग मार्च वक्त की जरूरत बन गया है, क्योंकि अगर अभी भी ये लॉन्ग मार्च ना किया गया तो हाशमी साहब एक और गेम ये की जा रही है कि अलकादी ट्रस्ट केस में, जो कि पहले कभी उसको 190 मिलियन पाउंड केस करार दे देते हैं, कभी उसको अलकादी ट्रस्ट केस का नाम दे देते हैं, तो उसके अंदर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, और उसके बाद फिर इसी तरह एक के बाद एक और बोगस केस जो है ये उस वक्त तक इमरान खान साहब पर बनाया जाता रहेगा जब तक इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पर डील नहीं कर लेते, जो कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की वो शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके मुतल्लिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मुखलिफ साहबी वो फार्मूला जो है वो इमरान खान साहब को अपनी खबरों की सूरत में पेश कर चुके हैं। तो इसलिए अब पीटीआई को एक तरफ तो स्ट्रीट पावर शो करनी है, एक मैसिव लॉन्ग मार्च और एक मैसिव जो पावर शो है वो भी करना है, और दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई को बड़ा विजिलेंट रहना है। आप देखेंगे कि ये इसी किस्म के दाव लगाएंगे, ये इससे पहले भी इस किस्म के दाव लगा के ये जो कठपुतली हुकूमत है इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसी किस्म के दाव लगा के ये बिल्स वगैरह जो है ये अपने पास करवा लेते हैं। अच्छा साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 सूबाई असम्बलियों के 93 मेंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अरकान जो है वो तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29, खैबर पख्तूनख्वा से 58 और सिंध से 6 अरकान सूबाई असम्बली को के नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर पंजाब, केपी और सिंध असम्बली के 93 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम किया, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया। राय साहब, हुआ ये है, इससे रिलेटेड एक खबर ये भी है कि एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे उनको फ़ोन आया और उन्हें ये कहा गया नामालूम शख्सियत की तरफ से कि हमने आपसे मिलना है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आपने मुझसे क्यों मिलना है? उन्होंने कहा आपको पता ही है कि आपसे क्यों मिलना है। उन्होंने कहा आगे से कि जनाब मैं 39 वाला हैगा, तुसी 41 वाले नू फोन करो, यानी जो 41 वाली लिस्ट है आपको उनको फोन करना चाहिए, आपने गलत लिस्ट में मेरा नाम जो है वो पढ़ लिया। राय साहब, अभी भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और उनकी जो एफिलिएशन है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राय साहब, हैविंग सेड दैट,
एक तो पाकिस्तान के अंदर ये जो शानज़े मलिक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साबका और अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं शहजाद मलिक साहब, उनकी बेटी के वारंट जारी कर दिए इन्होंने, और उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो या तो इस्तीफा दें या अपने आप को जो है, जो उन्होंने ये बयानिया बनाया, क्योंकि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और फिर उन्होंने कहा कि हम बी टीम नहीं बनेंगे किसी की। तो उस तनाजुर में एक तनोली साहब का जो वाकया हुआ इस्लामाबाद में, उस खबर को 2 साल के बाद उठाया गया, वारंट जारी होना, इसके ऊपर भी एक बड़ी हैरानगी की बात है कि ये करवा, इसकी टाइमिंग को देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जजेस पर हमले राय साहब हो रहे हैं। एक और भी हमला ये हुआ, ख्वाजा आसिफ ने हमला करते हुए ये कहा कि अतर मिल्ला साहब फरमाते हैं कि अगर 12 अक्टूबर 1999 की रात को अदालतें खुली होती तो आइन पे डाका ना पड़ता। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अफसोस ऐसा ना हुआ और डाका पड़ गया, मगर अदालत ना खुली होने का ये मतलब नहीं कि आप डाकू के साथ मिल जाएं और वजीर बन जाएं। अतर मिल्ला ने मुशर्रफ साहब के दौर में वजारत की है जी, वजीर रहे, और जब अदालत खुली तो डाके को अदालत ने कानूनी और आईनी करार दिया। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी ये कह रहे हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं, लेकिन हुकूमत ख़त्म नहीं हो रही, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। राय साहब, जब सियासतदान अपनी एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके बारे में आम तासुर ये दिया जाता है कि जनाब, और या उससे आप सवाल करें ना कि की होया, क्यों तुसी पार्टी छड़ी है, तो वो ये कहता है जी कि वहाँ पर मेरे असूलों के खिलाफ फैसले हो रहे थे और हम असूल पसंद लोग हैं, और आपको इस किस्म के बयानात सुनने को मिलेंगे। जब आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो आपको असूल याद आ जाते हैं। आपने 9 मई के में भी ये देखा रहा है साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की उनके खिलाफ मुकदमात नहीं हुए। अगर आज एक जज अपनी माजी की गलती को सही कर रहा है अतर मिल्ला, और आपके हवाले से और पाकिस्तान के जो अपनी अदालतों ने गलतियां की उनको तस्लीम करते हुए अगर वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगर अदालतें खुली होती तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। राय साहब, अतर मिल्ला साहब ने 2 काम किए। एक तो मुदाखलत वाले मामले पर ये बोले, एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें इल्तवा थी उस पर भी बोले, और फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये जो 8 जजेस का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें भी अपनी राय दी। इसलिए जजेस को सजा दी जा रही है जहां जहां पे भी बोल रहे हैं। और अगर एक गुनाह जो है, एक गलत बयानी कहें, एक अपने जिसके ऊपर आप सारा दिन कौम को भाषण देते हैं, उस पूरे नजरिए से हट जाएं और दूसरी जमात को आप अपना ले जाकर, तो वो सही हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, और अगर जज अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू कर दे तो आप उन्हें इस किस्म की बात उनके खिलाफ करते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी राय साहब इनके खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, चूंकि इन्हीं की पगड़ियां उछालने की बात की गई थी। कार्रवाई हुई और पसंद का जो इंसाफ था किसी का, उसे दे दिया गया। देखिए आशफिक साहब, इसके अंदर भी 2 अहम खबरें हैं। एक तो जस्टिस अतर मिल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया था जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब से ये जमानत मांगी गई थी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो इमरान खान साहब जमानत दें यहाँ पे आके, कि इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर जमानत दें कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब लेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने दिया, और वो 4 हफ्ते के बजाय 4 साल जो हैं वो बाहर रहे। तो जस्टिस अतर मिल्ला की अदालत से मुसलसल शरीफ खानदान को और इसी तरह ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को ऐसा रिलीफ मिला जिस पर आज़ाद हल्कों ने ये भी सवालात भी उठाए कि इस किस्म का रिलीफ नवाज शरीफ को कैसे मिल सकता है और बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस किस्म की गारंटीज जो हैं वो कैसे मांगी जा सकती हैं। और अभी न्यूयॉर्क में चूँकि जस्टिस अतर मिल्ला का ये जो इवेंट था, इसको कवर करने के लिए और एक और इंटरनेशनल असाइनमेंट कवर करने के लिए मैं खुद भी न्यूयॉर्क में हूँ और ये इवेंट मैंने कवर भी किया। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने इनडायरेक्टली ये बताया, उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि मेरे 2 प्लॉट्स हैं, मेरी एहलिया की एक डॉक्यूमेंट्री जाली बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं
ये वो तबका है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला। यानी शाहरुख कदायु में उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे रही थी तो उस वक्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मिनल्ला ठीक था, लेकिन अब जिस वक्त आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला फैसले कर रहे हैं, तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ इतनी जहरीली कैंपेन चलाई गई है। एक तो इसके अंदर ये जो ख्वाजा आसिफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर इल्जामात लगा रहे हैं, तो सियासी तौर पर इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि उनको शर्म भी आनी चाहिए और जस्टिस अतर मिनल्ला के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फैसले उठा के देख लें जो कि शरीफ खानदान के हक में थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला या नून लीग की तरह पीटीआई ने जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई, कोई जहरीली मुहिम नहीं चलाई। दूसरा, हाशमी साहब अब इनको एक और भी बड़ा इशू जो है ख्वाजा आसिफ को और इस हुकूमत को दरपेश है। एहसन इकबाल खुद भी इस वक्त ये खबरें लॉन्च करवा रहे हैं कि शहबाज शरीफ के दस्ते रास्त आज चीमा जो हैं ये इनडायरेक्टली उनकी वजारत में बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं और इस तरह का भी तासुर दे रहे हैं खबरें लॉन्च करवा के कि आज चीमा ये कह रहे हैं कि मैं तो वही कुछ कह रहा हूँ जो कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टिव देती है। तो उनके मुतल्लिक तो ये खबरें आई कि ये तो शहबाज शरीफ से नाराज़ भी हैं और जब इन्होंने खबरें लॉन्च करवाई तो कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस पर सख्त नाराज़ हुए और इनको शटअप कॉल भी दी गई कि अगर आपने वजारत छोड़नी है तो छोड़ें, लेकिन मुझे ब्लैकमेल मत करें या इस तरह की खबरें लॉन्च करवा के। तो इसलिए अब एहसन इकबाल जो हैं वो एक खुशामदी मोड में आ गए हैं और अब वो इस तरह की खुशामद करने के लिए इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ बातें कर रहे हैं। एक उनकी तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की कि देखें मैं भी तो जेल गया था, और अगर आप ये तस्वीर देखें उन्होंने एक बेहतरीन प्रेस की हुई शर्ट पहनी है और बेहतरीन तरीके से आप कह लें कि ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई अपने वजारत वाले दफ्तर में जा रहे हैं। और हम सबको पता है कि इनकी एक और तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने टाई कोट सूटेड बूटेड जो है ये नैब के दफ्तर से निकले थे। तो इन्होंने जो जेल काटी है उस जेल का इमरान खान साहब की जेल से तो मुवाजना है ही नहीं, क्योंकि इस शरीफ खानदान ने, मरियम नवाज ने, इसी तरह नवाज शरीफ ने जो जेलें काटी है उनको तो लॉन्स की सहूलत मैसर थी, 2 मशक्ती मैसर थे और उनके तो जो बेडरूम्स थे वो 99% पाकिस्तानियों को आम हालात में अपने घरों में वो आसाइशें जो है ये मैसर नहीं है। तो इसलिए ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब एहसन इकबाल जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को ख़तरा ये है कि ये 4 एडहॉक जजेस लेके आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से 2 एडहॉक जजेस की तो इन्होंने तैनाती की है, लेकिन इनको ख़तरा ये है कि चूंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद जो 3 रुकनी कमेटी है जो कि बेंचेस तश्कील देती है वो मुश्तमिल होगी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और एक और जज साहब पर। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह से तो ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ख्वाजा आसिफ के या शरीफ खानदान की मर्जी के मुताबिक बेंच बनाएंगे। तो ये जो एडहॉक जजेस वाले बेंचेस हैं जिसमें एडहॉक जजेस को शामिल करके पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लिए जाने थे, तो वो भी मामला कुछ खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ जस्टिस फायज ईसा के होते हुए इस किस्म के बेंचेस बन सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि जस्टिस फायज ईसा उस कमेटी में भी अकलियत में है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी कमेटी में वो अक्सरियत में है और इसी तरह जस्टिस फायज ईसा जो है अकलियत में है। तो इसलिए ये जो पूरी सिचुएशन है जहाँ पे इनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब हमारी सपोर्ट कर करके तंग आ गई है, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम खरबों रुपए के कर्जे मकामी बैंकों से ले चुके हैं और लोग बिजली के बिलों से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, झोलियां उठा उठा के हमें बदवाएं दे रहे हैं। तो इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नया नैरेटिव एक तरफ तो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाएं, जज साहिबान के खिलाफ बनाएं, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करें, लेकिन इनका कोई बयानिया हाशमी साहब बिकने वाला नहीं है। ये तमाम किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस फायज ईसा, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं और हर वो शख्स फर्द और हर वो निज़ाम इस मुल्क का जो कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए काम कर रहा था, हमने देखा है कि वो खुद जो है एक ही दफा में एक ही हल्ले में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में माइनस हो गए।